नमस्कार। आज के अखबारों और ज़रूरी स्रोतों से वो खास जानकारी लेकर आए हैं जो यूपीएससी की तैयारी में आपकी मदद करेगी। ये है सुन लो यूपीएससी। हाँ जी, द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस या फिर सरकारी वेबसाइट्स, हमने सब कुछ ध्यान से देखा है और सिर्फ वो बात ही चुनकर लाए हैं जो यूपीएससी के लिहाज से वाकई काम की हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये विश्लेषण आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। हाँ, कोशिश यही है कि आपकी तैयारी को आसान बनाया जाए, सरल भाषा में और पूरी गहराई के साथ। तो आज हम किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं? देखिए, पॉलिटी और गवर्नेंस में कुछ बहुत ही अहम मुद्दे हैं। बिहार चुनाव और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से जुड़े। इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूयॉर्क की राजनीति और अर्थशास्त्र पर एक दिलचस्प बहस चल रही है। अच्छा। एनवायरनमेंट में ब्राजील के बेलम शिखर सम्मेलन से बड़ी खबर है। सिक्योरिटी में नौसेना के नए जहाज एक शक की बात करेंगे। सोशल इश्यूज में एसडीजी डेटा पर एक सर्वे आया है, काफी चौंकाने वाला। और कल्चर में वंदे मातरम प्रदर्शनी की खबर है। और हाँ, आखिर में जरूरी फैक्ट्स, मेंस क्वेश्चंस और एक छोटा सा क्विज भी होगा। बढ़िया। तो कोशिश रहेगी कि हर पहलू को अच्छे से समझे। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। पहला मुद्दा, जैसा आपने कहा, काफी अहम है और आजकल चर्चा में भी है। बिहार चुनाव के बीच मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी एमसीसी पर सवाल उठ रहे हैं, खासकर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना एमएमआरवाई को लेकर। ऐसा लग रहा है कि नियमों के शब्दों का तो पालन हो रहा है, पर उनकी जो भावना है उसका नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये मामला एमसीसी के स्पिरिट बनाम लेटर की जो क्लासिक बहस है ना, उसको एकदम सामने ले आता है। देखिए हो क्या रहा है। बिहार में आज नवंबर 6, 2025 पहले चरण की वोटिंग है। हाँ। और इसी बीच राज्य के मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना एमएमआरवाई के तहत कैश ट्रांसफर वो जारी है। और बात ये है कि ये ट्रांसफर एमसीसी लागू होने के बाद भी हुए हैं, अक्टूबर 17, 24, 31 को। और अगला ट्रांसफर तो वोटिंग फेज 1 और फेज 2 के ठीक बीच में, मतलब कल नवंबर 7 को होना है। अच्छा। और विपक्ष ने, आरजेडी ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत भी कर दी इस पर, और एक एडिटोरियल का भी जिक्र है। जी हाँ, आरजेडी ने ईसी में शिकायत की है और द हिंदू में एक एडिटोरियल भी आया है, द मैलिएबल कोड ऑफ कंडक्ट। अब यूपीएससी के लिए समझना क्यों जरूरी है, इस पर आते हैं। हाँ, बताइए। देखिए, ये सीधा सीधा जीएस पेपर 2 से जुड़ता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट, इलेक्शन कमीशन का रोल और ये जो गैर सांविधिक कोड्स होते हैं जैसे एमसीसी, इनकी भूमिका। प्रीलिम्स के नज़रिए से देखें तो एमसीसी की प्रकृति क्या है, मतलब ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, ये जानना ज़रूरी है। ये कब लागू होता है और एमसीसी की शक्तियाँ क्या हैं, खासकर आर्टिकल 324 के तहत। ये सब प्रीलिम्स के लिए हॉट टॉपिक्स हैं। और मेंस के लिए इसका क्या महत्व है? मेंस के लिए तो ये बहुत ही रिच टॉपिक है। ये स्पिरिट वर्सेस लेटर की बहस समझने के लिए बढ़िया केस स्टडी है। एमसीसी की असल प्रभावशीलता, मतलब एनफोर्सेबिलिटी कितनी है, निष्पक्ष चुनाव कराने में क्या चुनौतियां आती हैं, और आजकल जो चल रहा है कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म यानी लोक लुभावन वादों की होड़, उसको समझने के लिए ये परफेक्ट उदाहरण है। एथिक्स में भी, मतलब जीएस पेपर 4। हाँ, एथिक्स में कैसे? राजनीतिक नैतिकता, पॉलिटिकल एथिक्स, सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी, और वो जो दुविधा होती है ना, कानूनी तो है पर क्या नैतिक भी है, ये उसका एक अच्छा केस स्टडी बन सकता है। तो एमसीसी का नियम असल में कहता क्या है इस बारे में? और ये एमएमआरवाई वाला लूपहोल, ये पेंच क्या है? देखिए, एमसीसी का पार्ट 7 ये कहता है कि सत्ताधारी पार्टी चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोई नया अनुदान या वादा नहीं कर सकती, ताकि सबको बराबर का मौका मिले, लेवल प्लेइंग फील्ड रहे। लेकिन इसमें एक लूप होल है, जैसा आपने कहा, वो ये कि एमसीसी चुनाव घोषणा के दिन जो योजनाएं चल रही हैं, मतलब ऑनगोइंग प्रोग्राम्स, उनके तहत अगर कोई पैसा बंटना है तो उसे नहीं रोकता। अच्छा, ये है लूपहोल। हाँ, अब एमएमआरवाई योजना अगस्त 2025 में लॉन्च हुई थी। पहला डिस्बर्समेंट सितंबर में हुआ। एमसीसी लागू हुआ अक्टूबर 6 को। तो तकनीकी तौर पर देखा जाए तो ये ऑनगोइंग प्रोग्राम है। और इसी लूपहोल का फायदा उठाकर एमसीसी लागू होने के बाद भी अक्टूबर में 3 बार पैसे बांटे गए और अगला नवंबर 7 को बांटा जाना है। लेकिन सवाल तो वही है, क्या ये एमसीसी की मूल भावना, उसकी स्पिरिट के खिलाफ नहीं है? और इलेक्शन कमीशन इसे रोक क्यों नहीं पा रहा है? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, यही तो मतलब हसीन मुद्दा है।
देखिए, ईसी ने पहले भी ये स्टैंड लिया, एक स्टैंडिंग कमेटी के सामने भी कहा था कि वो एमसीसी को कानूनी रूप से बाध्यकारी, लीगली बाइंडिंग बनाने के पक्ष में ज्यादा नहीं है। क्यों? क्या कारण दिया? कारण ये दिया कि चुनाव प्रक्रिया बहुत छोटी होती है, करीब 45 दिन की, और अगर मामले कोर्ट में गए तो न्यायिक प्रक्रिया में ज्यादा समय लग सकता है और तब तक चुनावी खत्म हो जाएंगे। तो ये एक तरह से ईसी की जो सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, उनको दिखाता है। आलोचक तो यही मानते हैं कि ईसी इस मामले में थोड़ा आंखें मूंद रहा है। तो क्या ये माना जाए कि ये लूप होल अब एक तरह का राजनीतिक हथियार बन गया है? ऐसा ही लग रहा है, बिल्कुल। एमआरए की टाइमिंग देखिए, चुनाव से ठीक पहले लॉन्च करना और डिसबर्समेंट ठीक चुनाव के दौरान करना, ये साफ तौर पर एमसीसी की स्पिरिट को दरकिनार करके उसके लेटर का पालन करने जैसा है। और इसका नतीजा क्या हुआ? क्या हुआ? नतीजा ये कि विपक्ष ने भी जवाब में और बड़ी कैश ट्रांसफर योजना का वादा कर दिया। आरजेडी ने 30,000 रुपीस की माय बहन मान योजना का। तो एक तरह से एमसीसी अब शायद चुनावी सौगातों को रोक नहीं पा रहा है, बस उनकी टाइमिंग को इधर-उधर करवा रहा है। इस एडिटोरियल को लिखने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को भी कोट किया है। हाँ, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का एक बहुत मशहूर कोट इस्तेमाल किया है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग बुरे हों तो वो बुरा ही साबित होगा। इशारा शायद इसी की तरफ था, या शायद पूरी राजनीतिक व्यवस्था की तरफ जो ऐसे लूपहोल्स का फायदा उठाती है। लेखक का सुझाव तो बड़ा रैडिकल है। वो कहते हैं कि अगर एमसीसी का ये प्रावधान इतना कमजोर है कि पार्टियां इसका मजाक बना रही हैं, तो इसे हटा ही देना चाहिए। किल बैड लॉज, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति कोलेज ने कहा था, ये शायद संस्थागत क्षय, इंस्टीट्यूशनल डिके का भी संकेत हो सकता है। आंकड़े एक बार फिर से दोहरा देते हैं सुनने वालों के लिए। एमएमआरवाई ग्रांट है 10,000, मतलब 10,000 रुपए। लाभार्थी करीब 75 लाख महिलाएं। और बिहार पोलिंग डेट्स हैं फेज 1 आज नवंबर 6 और फेज 2 है नवंबर 11 को। हाँ, और इसके जो नतीजे हैं वो गंभीर हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म में वोटरों पर असर पड़ सकता है, मीडियम टर्म में ईसी और एमसीसी में लोगों का विश्वास कम हो सकता है, और लॉन्ग टर्म में एमसीसी की ये प्रावधान शायद अप्रासंगिक ही हो जाएं। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? आगे का रास्ता क्या है? कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं, जैसे ये लूपहोल बंद किया जाए, ऑनगोइंग की एक स्पष्ट परिभाषा तय हो, शायद कैश ट्रांसफर जैसे मामलों में कुछ चुनिंदा कानूनी समर्थन या लीगल बैकिंग दिया जाए एमसीसी को, और सबसे जरूरी ईसी को और मजबूत किया जाए, उसकी नियुक्ति प्रक्रिया वगैरह में सुधार हो। निष्कर्ष यही निकलता है कि एमसीसी मौजूदा चुनावी राजनीति की जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने में शायद पूरी तरह सक्षम नहीं रह गया है, और इसकी स्पिरिट को बचाने के लिए सुधार बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चलिए पॉलिटी के अगले विषय पर आते हैं। बिहार चुनाव की ही बात हो रही है, आज वोटिंग है, लेकिन किन मुद्दों पर? कहा जा रहा है कि इस बार पलायन, माइग्रेशन और आकांक्षा, एस्पिरेशन बहुत बड़े मुद्दे बनकर उभरे हैं। हाँ, आज 121 सीटों पर मतदान हो रहा है। करीब 3.75 करोड़ मतदाता हैं, और मुद्दे निश्चित रूप से बेरोजगारी, राज्य से बाहर काम के लिए जाना यानी पलायन, और विकास की आकांक्षाएं, ये सब बहुत अहम है। हालांकि ये भी सच है कि जातिगत समीकरण अभी भी अपनी जगह काफी मजबूत है। यूपीएससी के लिए इसकी प्रासंगिकता क्या है? देखिए, ये जीएस पेपर 2 राज्य चुनाव, राजनीतिक दल, जीएस पेपर 1 माइग्रेशन, जनसंख्या मुद्दे, और जीएस पेपर 3 बेरोजगारी, समावेशी विकास, इन सब से जुड़ता है। मेंस के लिए ये समझने में मदद करता है कि क्या चुनावी व्यवहार बदल रहा है, क्या पहचान की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, पर विकास की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट हावी हो रही है, और ये जो सामाजिक आर्थिक कारक हैं, पलायन, बेरोजगारी, ये वोटिंग पैटर्न को कैसे प्रभावित करते हैं। इस फेज 1 में मुख्य टक्कर किन के बीच है? मुख्य मुकाबला तो एनडीए, जिसमें बीजेपी और जेडीयू हैं, और एमजीबी महागठबंधन, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस मुख्य हैं, के बीच ही हैं। पिछली बार 2020 में इन्हीं 121 सीटों पर एमजीबी ने 63 जीती थी और एनडीए ने 55। तो आप समझ सकते हैं कि मुकाबला कितना कड़ा है। यहाँ कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। एक तो है आउट माइग्रेशन, मतलब बिहार से रोजगार या बेहतर अवसरों के लिए दूसरे राज्यों में जाना। दूसरा है एस्पिरेशनल वोटिंग,
यानी लोग अब सिर्फ जाति या समुदाय के आधार पर नहीं, बल्कि नौकरी, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास जैसे मुद्दों पर वोट देना चाहते हैं। और तीसरा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है विमेन्स वोट बैंक। बिहार में करीब 47% महिला मतदाता हैं, लगभग 3.5 करोड़, 35 मिलियन। ये नतीजों पर बहुत बड़ा असर डाल सकती हैं। ये आंकड़ा याद रखिएगा, 47%। प्रीलिम्स के लिहाज से कुछ और आंकड़े? फेज 1 वोटिंग आज नवंबर 6, फेज 2 है नवंबर 11 को, नतीजे आएंगे नवंबर 14 को। फेज 1 में सीटें हैं 121, युवा बेरोजगारी दर 15 to 29 आयु वर्ग है 9.9%, FI 23-24। ये आंकड़ा भी महत्वपूर्ण है, 9.9%। और पलायन की बात करें तो 2011 सेंसस के अनुसार 74.54 लाख लोग बिहार से बाहर थे। 74.54 लाख। तो क्या ये चुनाव सच में पहचान बनाम आकांक्षा की लड़ाई है? एक तरफ जाति है, दूसरी तरफ विकास की चाह। काफी हद तक हाँ, ये इस सीधी टक्कर दिख रही है। एक तरफ युवा बेरोजगारी का आंकड़ा 9.9% है और कुल मतदाताओं में 51% लोग 20 से 40 साल के आयु वर्ग के हैं। ये आकांक्षाओं का दबाव दिखाता है। सही। दूसरी तरफ पार्टियां अभी भी जातिगत समीकरणों और पुराने नैरेटिव्स जैसे जंगल राज वगैरह का इस्तेमाल कर रही हैं। तो ये असल में बिहार के भविष्य की दिशा क्या हो, इसकी लड़ाई है। और पलायन पर जो बहस छिड़ी है, खासकर द हिंदू के एडिटोरियल के हवाले से, उसमें क्या खास है? हाँ, वो एडिटोरियल एक दिलचस्प विश्लेषण पेश करता है। आरजेडी कह रही है कि पलायन एनडीए सरकार की विफलता है, रोजगार दो, पलायन रोको। एनडीए इससे इनकार कर रही है और कुछ नेता अवैध अप्रवासियों का मुद्दा भी उठा रहे हैं, जिसे एडिटोरियल ने निंदनीय कहा है। लेकिन एडिटोरियल का अपना नजरिया थोड़ा अलग है। वो कहता है कि पलायन बिहार की जनसांख्यिकी को देखते हुए, जहां प्रजनन दर ज्यादा है, युवा आबादी ज्यादा है, शायद अपरिहार्य है, मतलब इनएविटेबल है, इसे रोका नहीं जा सकता। तो फिर समाधान क्या है एडिटोरियल के अनुसार? समाधान पलायन को रोकने में नहीं, बल्कि उसे मैनेज करने में है, उसे प्रबंधित करने में। कैसे? शिक्षा और स्वास्थ्य में भारी निवेश करके एक उच्च उत्पादक और कुशल कार्यबल, हाईली प्रोडक्टिव एंड स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करना। अच्छा। यही कार्यबल जब बाहर जाएगा तो भारत के विकास में योगदान देगा, रेमिटेंसेस भेजेगा और अंततः बिहार की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। मतलब पलायन को एक समस्या की तरह देखने के बजाय उसे एक अवसर में बदलने की सोच। ये वाकई एक अलग पर्सपेक्टिव है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकालें? निष्कर्ष यही है कि सिर्फ पलायन रोकने के नारों से आगे बढ़ना होगा। असली जरूरत है मानव पूंजी में निवेश करने की। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, ये चुनाव बिहार की कहानी की लड़ाई तो है, लेकिन असली और टिकाऊ समाधान लोगों की क्षमता बढ़ाने में ही मिलेगा। बिल्कुल। पॉलिटी का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आज सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है, राइट टू वोट बनाम फ्रीडम ऑफ वोटिंग। और इसका निर्विरोध चुनावों में नोटा, नन ऑफ द अबव से क्या लेना देना है? ये थोड़ा जटिल लग रहा है, इसे आसान भाषा में समझाइए। हाँ, ये वाकई एक फंडामेंटल सवाल है और काफी महत्वपूर्ण मामला है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच एक याचिका सुन रही है। ये याचिका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 53 सबसेक्शन 2 यानी सेक्शन 53(2) को चुनौती दे रही है। ये धारा 53(2) क्या कहती है? ये धारा कहती है कि अगर किसी चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवारों की संख्या उतनी ही है जितनी सीटें भरी जानी है, यानी मतलब आमतौर पर एक ही उम्मीदवार है, तो रिटर्निंग ऑफिसर उसे बिना चुनाव कराए ही विधिवत निर्वाचित यानी ड्यूली इलेक्टेड घोषित कर देगा। कोई वोटिंग नहीं होगी। तो याचिकाकर्ताओं को, जैसे एडीआर और विधि सेंटर हैं, उनको इससे क्या आपत्ति है? उनकी आपत्ति ये है कि ये प्रावधान मतदाताओं को नोटा के जरिए उस अकेले उम्मीदवार के प्रति भी अपनी असहमति जताने के अधिकार से वंचित कर देता है। और सेक्शन 53 सबसेक्शन 2 53.2 निर्विरोध चुनावों में इस मौलिक अधिकार को खत्म कर देता है, क्योंकि चुनाव ही नहीं होता। ये तो बहुत दिलचस्प पॉइंट है। यूपीएससी के लिहाज से ये क्यों अहम है? देखिए, ये जीएस पेपर 2 का बिल्कुल कोर टॉपिक है। संविधान, मौलिक अधिकार, आरपीए 1951, न्यायपालिका की भूमिका और चुनावी सुधार, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स।
प्रीलिम्स के लिए आर्टिकल 19(1)(a नोटा क्या है, सेक्शन 53 सबसेक्शन 2 ऑफ आरपी एक्ट और पीयूसीएल केस 2013, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। और मेंस में? मेंस में ये 3 परतें खोलता है, जैसे राइट टू वोट की प्रकृति क्या है, क्या ये संवैधानिक अधिकार है या सिर्फ संविधिक स्टैट्यूटरी, चुनावी सुधारों में न्यायिक सक्रियता की भूमिका क्या है, नोटा की प्रभावशीलता और उसका उद्देश्य क्या है, और सबसे बढ़कर जब एक कानून स्टैट्यूट और एक मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट में टकराव हो तो क्या होगा। इस पर केंद्र सरकार का क्या पक्ष है? क्या वो नोटा को मौलिक अधिकार नहीं मानती? नहीं, सरकार का तर्क इससे भी ज्यादा बारीक है और थोड़ा पेचीदा भी। सरकार मान रही है कि फ्रीडम ऑफ वोटिंग यानी वोट डालने की स्वतंत्रता, जिसमें नोटा भी शामिल है, वो मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19(1)(a के तहत। अच्छा। लेकिन उनका कहना है कि वोट डालने का जो अधिकार है, राइट टू वोट, वो खुद एक मौलिक अधिकार नहीं है, वो एक संविधिक अधिकार स्टैट्यूटरी राइट है, जो हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट से मिला है। हाँ, ये अंतर महत्वपूर्ण है। हाँ, और सरकार का तर्क ये है कि ये मौलिक अधिकार यानी नोटा इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता तभी एक्टिवेट या ट्रिगर होता है जब वोट डालने का सांविधिक अधिकार सक्रिय हो, क्योंकि सेक्शन 53 सबसेक्शन 2 53(2) के तहत चुनाव ही नहीं होता तो वोट डालने का सांविधिक अधिकार सक्रिय ही नहीं होता। इसलिए सरकार के अनुसार नोटा का मौलिक अधिकार इस्तेमाल करने का अवसर ही पैदा नहीं होता। बाप रे, ये तो काफी टेक्निकल तर्क है। मतलब एक मौलिक अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए पहले एक सांविधिक अधिकार का होना जरूरी है। ये तो अधिकारों के पदानुक्रम हायरार्की ऑफ राइट्स जैसा लग रहा है। बिल्कुल, केंद्र सरकार यही स्थापित करने की कोशिश कर रही है कि यहाँ सांविधिक अधिकार, वोट डालने का अधिकार, मौलिक अधिकार, नोटा के जरिए असंतोष व्यक्त करने का अधिकार से ऊपर है, या कम से कम उसके लिए एक प्री रेक्विजिट, एक पूर्व शर्त है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस तर्क को मान लेता है तो इसके बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं कि कैसे मौलिक अधिकारों को कानूनों के जरिए रेगुलेट किया जा सकता है। और नोटा के उद्देश्य को लेकर क्या बहस है? क्या याचिकाकर्ता ये चाहते हैं कि अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले तो चुनाव रद्द हो जाए? हाँ, याचिकाकर्ताओं का तर्क इसी दिशा में जा रहा है। वो चाहते हैं कि नोटा सिर्फ असंतोष जताने का एक प्रतीकात्मक जरिया ना रहे, बल्कि उसका कुछ वास्तविक चुनावी परिणाम, इलेक्टोरल कॉन्सिक्वेंस हो। जैसे कि अगर किसी सीट पर अकेला उम्मीदवार है और नोटा को उससे ज्यादा वोट मिले या शायद बहुमत मिले, तो उस उम्मीदवार को खारिज किया जाए और नया चुनाव कराया जाए। और केंद्र इसके खिलाफ है? बिल्कुल, केंद्र का तर्क है कि चुनाव को अनिर्णायक नहीं छोड़ा जा सकता और नोटा कोई उम्मीदवार नहीं है जिसे वोट दिया जा सके। तो ये मामला सिर्फ नोटा बटन दबाने के अधिकार का नहीं है, बल्कि उसके बाद क्या हो उसका है। क्या लोकतांत्रिक असंतोष, जो मौलिक अधिकार है, चुनाव की प्रशासनिक अंतिमता, प्रोसीजरल फाइनलिटी पर भारी पड़ सकता है? ये बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने है। इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं अगर याचिकाकर्ता जीतते हैं तो? अगर याचिकाकर्ता जीतते हैं तो इलेक्शन कमीशन को शायद सिंगल उम्मीदवार होने पर भी चुनाव कराना पड़े, जिसमें नोटा एक विकल्प के तौर पर मौजूद होगा। अब अगर नोटा जीत जाता है तो क्या होगा, ये कानून में स्पष्ट नहीं है और ये एक संवैधानिक संकट जैसी स्थिति पैदा कर सकता है जब तक कि संसद कानून न बदल दे। और अगर केंद्र जीतता है? अगर केंद्र जीतता है तो यथास्थिति बनी रहेगी। निर्विरोध उम्मीदवार बिना वोटिंग के जीतते रहेंगे और नोटा का विकल्प उन चुनावों में उपलब्ध नहीं होगा। ये इस बात की भी पुष्टि करेगा कि राइट टू वोट मूल रूप से एक सांविधिक रचना है। तो इस सुनवाई से क्या उम्मीद की जा सकती है? ये काफी लैंडमार्क केस लग रहा है। हाँ, ये सुनवाई राइट टू वोट की अस्पष्ट कानूनी स्थिति और नोटा की शक्ति और उद्देश्य पर कुछ महत्वपूर्ण स्पष्टता ला सकती है। क्या नोटा सिर्फ एक सेफ्टी वॉल्व है या एक वास्तविक चुनावी हथियार? ये सवाल लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रियाओं के मूल से जुड़ा है। आज की सुनवाई बहुत अहम होगी। ठीक है, पॉलिटी के ये तीनों मुद्दे वाकई बहुत महत्वपूर्ण और जटिल थे। अब इकोनॉमी सेक्शन पर आते हैं। आज इसमें कुछ है? नहीं, आज इकोनॉमी सेक्शन में हमारे स्रोतों के अनुसार कोई बड़ी हेडलाइन या विश्लेषण नहीं है जिस पर हम विस्तार से बात कर सकें। कोई बात नहीं, ऐसा होता है कभी कभी। तो फिर आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ। न्यूयॉर्क के नए मेयर चुने गए हैं जोरान ममदानी, और उनकी नीतियों को लेकर एक दिलचस्प विश्लेषण सामने आया है। इसमें नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स ए रॉबिन्सन की टिप्पणी भी शामिल है।
ये क्या मामला है? हाँ, जोरामा बुरमानी न्यूयॉर्क के नए मेयर चुने गए हैं और वो खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट बताते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में एक एक्सप्लेन लेख आया है जो उनकी नीतियों का विश्लेषण करता है। इसमें 2024 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स ए रॉबिन्सन का इंटरव्यू भी है। अच्छा, जेम्स रॉबिन्सन, जिन्होंने वाई नेशंस फेल लिखी है। हाँ, वही। उनका तर्क है ममदानी की नीतियां जैसे किराया नियंत्रण, रेंट फ्रीज या अमीरों पर टैक्स लगाना, ये सब असल में एक बहुत गहरी समस्या पर बैंडेड लगाने जैसी हैं। वो कहते हैं कि ये नीतियां अमेरिका की जो संरचनात्मक समस्याएं हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, उनका समाधान नहीं करती। ये यूपीएससी के लिए क्यों प्रासंगिक है, खासकर भारत के संदर्भ में अगर देखें तो? देखिए, ये जीएस पेपर 2 विकसित देशों की नीतियों का भारत पर असर और जीएस पेपर 3 समावेशी विकास आर्थिक नीति बहस से जुड़ता है। मेंस के लिए ये वेलफेयरिज्म वर्सेस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म यानी कल्याणकारी योजनाएं बनाम ढांचागत सुधार की बहस का एक बहुत अच्छा अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण है। और ये भारत में जो फ्रीबीज या रेवड़ी कल्चर की बहस चलती है उसके काफी समानांतर है। क्या हम सिर्फ तात्कालिक राहत दे रहे हैं या असली समस्याओं की जड़ तक जा रहे हैं? रॉबिन्सन के अनुसार वो गहरी समस्याएं क्या हैं जिनका समाधान ये बैंडेड नीतियां नहीं कर पा रही? रॉबिन्सन मुख्य रूप से संस्थानों पर फोकस करते हैं, जैसा उनकी किताब में भी है। वो कहते हैं कि असली समस्याएं हैं एक बढ़ता हुआ राजनीतिक ध्रुवीकरण, पॉलिटिकल पोलराइजिंग। हाँ, 2 गहरी होती संरचनात्मक असमानता जिसे वो कहते हैं साझा समृद्धि का गायब होना, डिसअपीयरेंस ऑफ शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। हाँ, और 3 संस्थागत विफलता, मतलब जो राजनीतिक और आर्थिक संस्थान है वो ठीक से काम नहीं कर रहे। उनका मानना है कि सिर्फ अमीरों पर थोड़ा ज्यादा टैक्स लगाने या किराया फ्रीज करने से ये गहरी बीमारियां ठीक नहीं होंगी। इसके लिए राजनीतिक और आर्थिक संस्थानों में बुनियादी बदलाव, फंडामेंटल चेंज की जरूरत है। तो ये वेलफेयरिज्म वर्सेस इंस्टीट्यूशनलिज्म की बहस भारत से कैसे जुड़ती है? क्या हमारे यहाँ भी यही हो रहा है? हाँ, काफी हद तक। ममदानी का मंच पश्चिम में बढ़ते कल्याणवाद का प्रतीक है, लोगों को तत्काल राहत देना, सामाजिक सुरक्षा जाल मजबूत करना। रॉबिन्सन, जो संस्थागत अर्थशास्त्र के समर्थक हैं, वो तर्क देते हैं कि ये सतही उपाय सिर्फ लक्षणों जैसे ऊंचा किराया, आय में असमानता का इलाज करते हैं, बीमारी का नहीं। अच्छा, अब भारत में देखिए, क्या कृषि ऋण माफी, मुफ्त बिजली या सीधी नकद सहायता, जैसे हमने अभी बिहार की एमएमआरआई की बात की, क्या ये स्थायी समाधान है या ये भी बैंडेड्स हैं जो कृषि, श्रम, भूमि जैसे क्षेत्रों में जरूरी गहरे संस्थागत सुधारों से हमारा ध्यान भटकाते हैं? यह सवाल भारत की नीति निर्माण के केंद्र में है। रॉबिन्सन ने शहरी ग्रामीण विभाजन का भी जिक्र किया इसमें। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि ममदानी की नीतियां शायद न्यूयॉर्क की घटना है, ये शहरी माहौल की उपज है जिनका ग्रामीण इडाहो जैसे इलाकों से शायद कोई साझा आधार, कॉमन ग्राउंड न हो। ये अमेरिका और भारत दोनों जगह एक बहुत बड़ी सच्चाई को उजागर करता है, गहराता हुआ शहरी ग्रामीण विभाजन। सही बात है। जो नीतियां बड़े उदारवादी शहरों में लोकप्रिय होती हैं, जैसे किराया नियंत्रण या कड़े पर्यावरण नियम, वो अक्सर ग्रामीण रूढ़िवादी बाजार उन्मुख क्षेत्रों के लिए अभिशाप बन जाती हैं। ये दिखाता है कि एक आकार सभी के लिए उपयुक्त, वन साइज फिट्स ऑल राष्ट्रीय नीतियां शायद अब उतनी कारगर नहीं रहीं। भारत में भी हमने कृषि कानूनों के समय ये देखा था। तो भारत के लिए यह मुख्य सीख क्या है? क्या सबक ले सकते हैं हम इससे? मुझे लगता है मुख्य सीख ये है कि लोक लुभावन कल्याणकारी योजनाएं राजनीतिक रूप से भले ही आकर्षक हों और जरूरी भी हो सकती हैं अल्पकाल में, लेकिन वो उन गहरे संस्थागत और ढांचागत सुधारों का विकल्प नहीं बन सकती जो स्थायी और समावेशी विकास, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए अनिवार्य हैं। और नीतियों को बनाते समय देश के भीतर की विविधता, खासकर शहरी ग्रामीण विभाजन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। चलिए, अब एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं। ब्राजील के बेलेम शहर में एक बहुत महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। इसे सत्य का कॉप या कॉप ऑफ ट्रुथ कहा जा रहा है। ये क्या है? हाँ, ये इस वक्त पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सबसे बड़ी खबर है। आज नवंबर 6, 2025 ब्राजील के अमेज़न क्षेत्र के दिल में बसे शहर बेलेम में ये शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा इसे अगले हफ्ते बेलेम में ही होने वाले 30वें यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP30 के एक उच्च स्तरीय अग्रदूत के रूप में आयोजित कर रहे हैं। और इसे कॉप ऑफ ट्रूथ क्यों कहा जा रहा है?
राष्ट्रपति लूला ने इसे ये नाम इसलिए दिया है क्योंकि उनका कहना है कि अब दशकों से चली आ रही अच्छी मंशाओं की घोषणाओं, डिक्लेरेशंस ऑफ गुड इंटेंशंस का समय खत्म हो गया है। अब जरूरत है वास्तविक कार्रवाई की, भाषणों की जगह कार्य योजनाओं की। वो चाहते हैं कि ये कॉप खोखले वादों का नहीं बल्कि कड़वी सच्चाइयों और ठोस कदमों का मंच बने। इसका एक मकसद बहुपक्षवाद, मल्टीलैटरलिज्म में जो विश्वास कम हो रहा है उसे बहाल करना भी है। तो क्या कुछ ठोस प्रस्ताव भी रखे गए हैं जो इसे सत्य का कॉप बनाते हैं? हाँ, 2 बहुत बड़े और महत्वाकांक्षी प्रस्ताव रखे गए हैं। पहला, वित्त फाइनेंस के क्षेत्र में एक नया बहुत बड़ा निवेश कोष बनाने का प्रस्ताव है जिसका नाम है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी, शॉर्ट में TFFF। TFFF, ठीक है। और दूसरा प्रस्ताव है शासन गवर्नेंस के क्षेत्र में एक नया UN क्लाइमेट चेंज काउंसिल बनाने का प्रस्ताव जो जलवायु प्रतिबद्धताओं को लागू करवाने का काम करेगा। ये तो बड़े कदम लग रहे हैं। UPSC के लिहाज से इनकी क्या अहमियत है? देखिए, ये GS पेपर 3 संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन वार्ता और GS पेपर 2 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान UNFCCC वैश्विक समूह के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है COP30 कहाँ हो रहा है? उत्तर, बेलिम, ब्राजील। बेलिम शिखर सम्मेलन क्या है? TFFF का फुल फॉर्म और उद्देश्य क्या है? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सिद्धांत क्या है? और ये प्रस्तावित UN क्लाइमेट चेंज काउंसिल क्या है? मेंस के लिए ये जलवायु वित्त, क्लाइमेट फाइनेंस में जो नए प्रयोग हो रहे हैं जैसे ब्लेंडेड फाइनेंस, बहुपक्षवाद में जो संकट दिख रहा है, ग्लोबल साउथ का जो नेतृत्व उभर रहा है, ब्राजील, भारत जैसे देश, और जलवायु वार्ता में न्याय बनाम दान, जस्टिस वर्सेस चैरिटी की जो बहस है, इन सबको समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। ये TFF क्या है? आपने कहा ये निवेश कोष है। ये पारंपरिक जलवायु फंड जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF से कैसे अलग है? हाँ, ये बहुत बड़ा अंतर है। TFF पारंपरिक सहायता, एड या दान मॉडल से हटकर एक इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में प्रस्तावित है। इसका लक्ष्य है $125 बिलियन जुटाना। ये आंकड़ा याद रखिएगा, $125 बिलियन। 125 बिलियन। हाँ, इसमें से $25 बिलियन सरकारें देंगी, ब्राजील ने $1 बिलियन देने का वादा किया है और बाकी $100 बिलियन निजी क्षेत्र से जुटाने का लक्ष्य है। ये ब्लेंडेड फाइनेंस मॉडल का उदाहरण है। और ये पैसा मिलेगा कैसे? ये पैसा उन उष्णकटिबंधीय देशों को मिलेगा जो अपने जंगलों को बचाते हैं या उन्हें पुनर्स्थापित रिस्टोर करते हैं, और भुगतान परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, यानी नतीजों के आधार पर प्रति हेक्टेयर संरक्षित या पुनर्स्थापित वन के हिसाब से। ये GCF जैसे फंड से अलग है जहां अमीर देशों से 100 बिलियन सालाना मदद का वादा अभी तक पूरी तरह निभाया नहीं गया है। TFFA एक तरह से बाजार को अपील कर रहा है, अगर आप ग्लोबल नॉर्थ अपना कर्ज CBDR के तहत नहीं चुका रहे तो शायद आप एक निवेश अवसर में रुचि लेंगे जहां आपको रिटर्न मिल सकता है। ये तो जलवायु वित्त का एक तरह से वित्तीकरण, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ नेचर जैसा लगता है। क्या इसके कुछ जोखिम भी हैं? हाँ, जोखिम जरूर हैं। एक तो ये कि संरक्षण का वित्त पोषण कहीं शेयर बाजार की तरह अस्थिर न हो जाए। दूसरा, प्रकृति को एक कमोडिटी की तरह देखना नैतिक रूप से कितना सही है, इस पर भी बहस हो सकती है। इसकी निगरानी और सत्यापन, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, वेरिफिकेशन बहुत मजबूत होना चाहिए। और ये जो दूसरा प्रस्ताव है UN क्लाइमेट चेंज काउंसिल का, इसका क्या मतलब है? ये क्यों जरूरी समझा जा रहा है? ये प्रस्ताव मौजूदा वैश्विक शासन प्रणाली को एक बड़ी चुनौती है। ब्राजील का प्रस्ताव है कि जलवायु प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए एक नया शक्तिशाली निकाय बनाया जाए, और खास बात यह है कि इसे UN सुरक्षा परिषद UNSC से नहीं बल्कि UN महासभा जनरल असेंबली से जोड़ने का प्रस्ताव है। महासभा से? हाँ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ एक देश एक वोट का सिद्धांत। UNSC में तो P5 देशों का दबदबा है, वीटो पावर है। महासभा में सभी देशों को बराबर वोटिंग अधिकार है, जिससे ग्लोबल साउथ, जिसमें ब्राजील, भारत जैसे देश आते हैं, की आवाज और शक्ति काफी बढ़ जाएगी। राष्ट्रपति लूला इसे सीधे तौर पर UNSC के पक्षाघात, पैरालिसिस की प्रतिक्रिया बता रहे हैं, जो युद्ध रोकने में विफल रही है। वो चाहते हैं कि इस नई काउंसिल के पास देशों को अपने वादे निभाने के लिए बल और वैधता हो। तो ये सिर्फ जलवायु की बात नहीं, ये भू राजनीति भी है। बिल्कुल,
ये जलवायु शासन सुधार के भेस में एक भू राजनीतिक शक्ति संतुलन को बदलने का प्रयास है। ये ग्लोबल साउथ द्वारा ब्राजील के नेतृत्व में एक नया मंच बनाने की कोशिश है, जो 1945 की नहीं बल्कि 21वीं सदी की वास्तविकताओं को दर्शाता हो। ब्राजील CBDR के सिद्धांत पर भी बहुत जोर दे रहा है। हाँ, बिल्कुल। राष्ट्रपति लूला ने साफ कहा है कि CBDR यानी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, ये सिद्धांत किसी भी जलवायु समझौते की गैर परक्राम्य नींव है। उनका तर्क है कि अमीर देशों ने ऐतिहासिक रूप से ज्यादा प्रदूषण फैलाया है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। वो कहते हैं कि अमीर देशों से वित्तीय मदद मांगना दान नहीं, न्याय है। ये उनका कर्ज है जिसे उन्हें चुकाना चाहिए। इसके अलावा और कोई मुख्य बात बेलेम समिट से? हाँ, एक और महत्वपूर्ण घोषणा है भूख, गरीबी और जलवायु पर घोषणा, डिक्लेरेशन ऑन हंगर, पॉवर्टी एंड क्लाइमेट। ये ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई को भूखमरी, जिससे अभी भी 673 मिलियन लोग प्रभावित हैं, और गरीबी के खिलाफ लड़ाई से जोड़ने की कोशिश है। तो कुल मिलाकर बेलेम शिखर सम्मेलन का निष्कर्ष क्या है? आगे क्या उम्मीद करें? निष्कर्ष ये है कि ब्राजील ग्लोबल साउथ के एक प्रमुख नेता के तौर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के मौजूदा तरीकों, खासकर वित्त और शासन की नींव को हिला रहा है। TFF और प्रस्तावित काउंसिल अगर साकार होते हैं तो ये बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। ये कप ऑफ ट्रूथ वास्तव में बहुपक्षवाद और वैश्विक सहयोग के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। देखना होगा कि COP30 में इन प्रस्तावों पर क्या प्रतिक्रिया मिलती है। बिल्कुल, इस पर नजर रखनी होगी। चलिए अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन देखते हैं। आज इसमें कुछ है? नहीं, माफ कीजिएगा, आज इस सेक्शन के लिए हमारे पास कोई खास अपडेट या विश्लेषण उपलब्ध नहीं है। कोई बात नहीं, तो फिर सीधा इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस पर आते हैं। भारतीय नौसेना ने एक शक नाम के एक जहाज को अपने बेड़े में शामिल किया है। ये क्या है और इसकी क्या खासियत है? कमीशन किया है। एक शक का मतलब संस्कृत में होता है मार्गदर्शक या गाइड। ये एक सर्वे वेसल लार्ज है, यानी SVL क्लास का जहाज। SVL, ये क्या करते हैं? इनका मुख्य काम होता है हाइड्रोग्राफिक सर्वे करना, यानी समुद्र और तटीय क्षेत्रों की गहराई, समुद्र तल की बनावट, पानी के नीचे की बाधाओं वगैरह का विस्तृत नक्शा तैयार करना। ये सर्वे समुद्री यातायात के सुरक्षित संचालन, सेफ नेविगेशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इक्षक इस SVL क्लास का तीसरा जहाज है। इसे बनाया किसने और क्या इसमें कुछ खास है? इसे कोलकाता की गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE लिमिटेड ने बनाया है, जो एक डिफेंस PSU है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये आत्मनिर्भर भारत का एक शानदार उदाहरण है। इसमें 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री, 80% इंडिजिनस कंटेंट का इस्तेमाल हुआ है। यह आंकड़ा याद रखिएगा, 80% से ज्यादा। और इसमें कई MSMEs का भी योगदान है। 80% से ज्यादा स्वदेशी, ये तो वाकई बड़ी उपलब्धि है। UPSC के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, ये सीधा GS पेपर 3 से जुड़ता है। प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, रक्षा तैयारी, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और समुद्री सुरक्षा, मैरीटाइम सिक्योरिटी। प्रीलिम्स में आइक्षक के बारे में पूछा जा सकता है। ये किस क्लास का जहाज है, इसका काम क्या है, इसमें इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसे ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स AUVs, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स ROVs क्या होते हैं, और निर्माता GRSE के बारे में भी पूछा जा सकता है। और मेंस के लिहाज से? मेंस के लिए ये कई आयाम खुलता है। पहला, समुद्री सुरक्षा और भारत की ब्लू इकोनॉमी के लिए हाइड्रोग्राफी का क्या महत्व है। दूसरा, रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भर भारत कितनी प्रगति कर रहा है, ये उसका उदाहरण है। तीसरा, ये भारत की मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, यानी समुद्री क्षेत्र की निगरानी और जानकारी रखने की क्षमता को कैसे बढ़ाता है। इसका मुख्य काम क्या बताया आपने? सर्वे करना। हाँ, इसका प्राथमिक काम है बंदरगाहों, हार्बर्स और नौवहन चैनल्स, शिपिंग चैनल्स का पूर्ण पैमाने पर तटीय और गहरे पानी का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना। लक्ष्य है ऐसा डेटा तैयार करना जो समुद्र में सुरक्षित नेविगेशन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हो। इसमें उपकरण क्या क्या लगे हैं? इसमें बहुत आधुनिक उपकरण हैं, जैसे हाई रेजोल्यूशन मल्टी बीम एको साउंडर जो समुद्र तल का 3D मैप बनाता है, साइड स्कैन सोनार, AUVs जो बिना तार के पानी के नीचे जाकर डेटा इकट्ठा करते हैं, ROVs जिन्हें तार से कंट्रोल किया जाता है, और साथ में 4 छोटी सर्वे मोटर बोट्स SMBs भी हैं जो कम गहरे पानी में सर्वे कर सकती हैं।
इस पर एक हेलीकॉप्टर भी उतर सकता है। क्या इसका कोई सामरिक महत्व, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, या ये सिर्फ वैज्ञानिक सर्वे और नेविगेशन के लिए ही है? नहीं, बिल्कुल, इसका सामरिक महत्व भी है। ये एक सर्वोत्कृष्ट दोहरी उपयोग वाली संपत्ति है। सुरक्षित नेविगेशन से व्यापार और अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी को तो मदद मिलती ही है, लेकिन ये एक नौसैनिक जहाज है और इसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में कमीशन किया गया है। गहरे पानी का सर्वेक्षण करने की इसकी क्षमता खासकर AUVs और ROVs की मदद से उपसतह युद्ध, सब सरफेस वॉरफेयर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समुद्र तल के विस्तृत और सटीक नक्शे, बैथोमेट्रिक डेटा हमारी अपनी पनडुब्बियों को दुश्मन की नज़र से बचकर ऑपरेट करने और छिपने में मदद करते हैं। अच्छा, और साथ ही ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW में भी सहायक होते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती चीनी पनडुब्बियों की मौजूदगी की खबरों के बीच ये क्षमता भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। सो एक तरह से इक्षक वैज्ञानिक पोत के रूप में प्रच्छन्न समुद्री शक्ति प्रक्षेपण का एक उपकरण भी है। स्वदेशीकरण का आंकड़ा एक बार फिर दोहरा दीजिए। इसमें 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री लगी है। ये इस क्लास का तीसरा सर्वे वेसल लार्ज है, जिसे GRSE कोलकाता ने बनाया है। तो इक्षक नाम के अनुरूप ही वास्तव में एक मार्गदर्शक है, व्यापार के लिए भी और हमारी नौसेना की रणनीति के लिए भी, और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए अब आते हैं सोशल इश्यूज एंड वेलफेयर सेक्शन पर। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी के एक सर्वे ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG डेटा संग्रह में कुछ गंभीर खामियों की ओर इशारा किया है। ये सुरक्षा की भावना, फीलिंग ऑफ सेफ्टी को लेकर है। ये क्या मामला है? हाँ, ये काफी दिलचस्प और महत्वपूर्ण खोज है। मॉस्पी ने एक पायलट सर्वेक्षण किया था। वो ये जांच रहे थे कि SDG इंडिकेटर 16.14 के लिए डेटा इकट्ठा करना कितना व्यावहारिक है। ये इंडिकेटर मापता है अंधेरा होने के बाद अकेले चलने में सुरक्षित महसूस करने वाली जनसंख्या का अनुपात। अच्छा, तो सर्वे में क्या पाया गया? सर्वे में पाया गया कि इस इंडिकेटर पर मिलने वाला डेटा अत्यधिक भ्रामक हो सकता है। नतीजे इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करते थे कि सर्वे कैसे किया गया, और सबसे महत्वपूर्ण, UN द्वारा दी गई इस इंडिकेटर की परिभाषा क्या है। भ्रामक कैसे? मतलब नतीजों में कितना अंतर था? अंतर बहुत ज्यादा था, चौंकाने वाला। देखिए, जब टेलीफोन पर लोगों से पूछा गया तो 88 से 90% लोगों ने कहा कि वो रात में अकेले चलने में सुरक्षित महसूस करते हैं। 88-90%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, लेकिन जब वही सवाल व्यक्तिगत रूप से जाकर इन पर्सन पूछा गया तो ये आंकड़ा गिरकर 69% रह गया। ओह, ये भी बड़ा अंतर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब मॉस्पी ने UN की जो आधिकारिक परिभाषा और फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करके डेटा कैलकुलेट किया तो ये आंकड़ा नाटकीय रूप से गिरकर सिर्फ 51% रह गया। क्या 51%? मतलब टेलीफोन पे 90% और UN फॉर्मूले से 51%? इतना बड़ा अंतर कैसे आ सकता है? ये UN की परिभाषा में क्या दिक्कत है? दिक्कत UN के फॉर्मूले में है। UN का फॉर्मूला इस तरह से है, जितने लोगों ने बहुत सुरक्षित या सुरक्षित कहा, कुल जितने लोगों ने जवाब दिया। अब समस्या ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि मैं रात में अकेले बाहर नहीं जाता, उन्हें सुरक्षित महसूस करने वालों की गिनती न्यूमरेटर में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन उन्हें कुल जवाब देने वालों डिनोमिनेटर में शामिल कर लिया जाता है। हाँ, तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि डिनोमिनेटर बड़ा रहता है और न्यूमरेटर छोटा हो जाता है, जिससे फाइनल परसेंटेज कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियली और अतार्किक रूप से, इलॉजिकली कम हो जाता है। मॉस्पी ने अपने नोट में समझाया भी है कि अगर मान लीजिए 30% लोग रात में बाहर जाते ही नहीं हैं, चाहे वो सुरक्षित महसूस करते हो या नहीं, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से 100% सुरक्षित समाज का स्कोर भी अधिकतम 70% ही हो सकता है, 100% नहीं। ये तो वाकई में एक बड़ी खामी है परिभाषा में। UPSC के नजरिए से इसका क्या महत्व है? देखिए, ये GS पेपर 2 शासन के महत्वपूर्ण पहलू, पारदर्शिता, जवाबदेही, डेटा संचालित नीति, और GS पेपर 3 समावेशी विकास, SDGs, डेटा और सांख्यिकी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि डेटा ड्रिवन गवर्नेंस कितना मुश्किल हो सकता है। ये क्लासिक गार्बेज इन गार्बेज आउट वाली समस्या है। हाँ, बिल्कुल। अगर डेटा संग्रह का तरीका या इंडिकेटर की परिभाषा ही गलत हो तो जो नतीजे आएंगे वो देश की वास्तविकता की विकृत और शायद नकारात्मक तस्वीर पेश कर सकते हैं, जैसे
भारत में सिर्फ 51% लोग सुरक्षित महसूस करते हैं और इसके वास्तविक दुनिया में परिणाम होते हैं। नीतियां गलत बन सकती हैं, निवेश प्रभावित हो सकता है और वैश्विक रैंकिंग खराब हो सकती है। सही बात है। 51% सुरक्षित देखकर तो कोई भी नीति निर्माता सोचेगा कि कानून व्यवस्था एकदम चरमरा गई है, जबकि 90% सुरक्षित टेलीफोन सर्वे वाला देखकर शायद वो आत्मसंतुष्ट हो जाए। बिल्कुल, ये साबित करता है कि धारणा आधारित डेटा कैसे एकत्र किया जाता है और कैसे परिभाषित किया जाता है, ये खुद डेटा जितना ही महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से वैश्विक सूचकांकों और रैंकिंग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाता है। भारत ने पहले भी कुछ ग्लोबल इंडेक्सेस की मेथोडोलॉजी पर सवाल उठाए हैं। तो ये एक तरह से भारत का सांख्यिकीय प्रतिरोध भी है। आप कह सकते हैं। ये दिखाता है कि भारत का सांख्यिकीय निकाय यानी मॉस्पी यूएन मैट्रिक्स को आंख बंद करके अपनाने के बजाय उनका गंभीर रूप से मूल्यांकन कर रहा है। यूएन की ये त्रुटिपूर्ण परिभाषा, जहां एक समाज 100% सुरक्षित होने पर भी अधिकतम 70% स्कोर कर सकता है अगर 30% लोग बाहर न जाएं, ये अतार्किक है। इसे कुछ लोग डेटा उपनिवेशवाद का एक सूक्ष्म रूप भी कह सकते हैं। तो मॉस्पी का सुझाव क्या है इस पर? मॉस्पी का सुझाव है कि यूएन के इस फॉर्मूले को सांख्यिकीय रूप से सही बनाने के लिए इसे ट्वीक करने यानी इसमें सुधार करने की जरूरत है। शायद उन लोगों को डिनोमिनेटर से हटा दिया जाए जो कहते हैं कि वो बाहर नहीं जाते। समझ गया, मतलब सिर्फ डेटा इकट्ठा करना ही काफी नहीं है। डेटा कैसे इकट्ठा किया गया और उसे कैसे परिभाषित किया गया, ये जानना और उसका मूल्यांकन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एकदम सही। ये शासन विश्लेषण का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। चलिए अब कल्चर एंड हेरिटेज सेक्शन पर आते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है, इसके बारे में बताइए। हाँ, आज नवंबर 6, 2025 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस प्रदर्शनी का उद्घाटन कर रहे हैं। ये प्रदर्शनी भारत के राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम की रचना की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। 150वीं वर्षगांठ, ये कब लिखा गया था? माना जाता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे अक्षय नवमी के दिन 7 नवंबर 1875 को लिखा था। तो ये जो प्रदर्शनी है ये साल भर चलने वाले 150वीं वर्षगांठ समारोहों की शुरुआत है। यूपीएससी के लिए इसमें क्या खास है? देखिए, ये जीएस पेपर 1 संस्कृति और आधुनिक भारतीय इतिहास से जुड़ता है, खासकर स्वतंत्रता संग्राम, उसमें साहित्य की भूमिका और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय प्रतीकों का एकीकरण। प्रीलिम्स के लिए वंदे मातरम के बारे में कुछ तथ्य जानना बहुत जरूरी है। जैसे इसके लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये किस उपन्यास में प्रकाशित हुआ था, आनंद मठ, इसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में गाया गया था, 1896, 1896 कलकत्ता सत्र, और गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। अच्छा, टैगोर ने गाया था। हाँ, और इसे संवैधानिक दर्जा कब और कैसे मिला, जनवरी 24, 1950, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा। मैडम भीकाजी कामा का इससे क्या संबंध है, ये सब जानना जरूरी है। इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है? क्या ये राष्ट्रगान नेशनल एंथम के बराबर है? बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। हाँ, रहता है। देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, उसी दिन ये घोषणा की थी कि वंदे मातरम का राष्ट्रगान जनगण मन के समान दर्जा होगा और समान रूप से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, समान दर्जा। हाँ, इक्वल ऑनर। और इसका कारण बताया गया है इसकी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका। तो हाँ, इसे राष्ट्रगान के बराबर सम्मान प्राप्त है, हालांकि ये नेशनल सॉन्ग है, एंथम नहीं। स्वतंत्रता संग्राम में इसकी क्या भूमिका रही? ये इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया? देखिए, 1896 में कांग्रेस के मंच से गाए जाने के बाद ये धीरे धीरे लोकप्रिय हुआ, लेकिन 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ और स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, तब ये गीत आंदोलनकारियों और आम लोगों का एक तरह से युद्ध घोष बन गया। अंग्रेजों ने इसे सार्वजनिक रूप से गाने पर पाबंदी भी लगाई, जिससे ये और ज्यादा लोकप्रिय हो गया। फिर 1907 में मैडम भिखाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में जो पहला भारतीय झंडा विदेशी धरती पर फहराया था,
उस पर बीच में देवनागरी लिपि में वंदे मातरम शब्द अंकित थे। ये इसकी बढ़ती महत्ता को दिखाता है। तो ये प्रदर्शनियां आज के संदर्भ में क्या दर्शाती हैं? इसका क्या महत्व समझा जा सकता है? इसे आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने और सार्वजनिक स्मृति के विसंघीकरण के एक प्रयास के रूप में देख सकते हैं। वंदे मातरम, जो स्वतंत्रता संग्राम की पूर्व गणतांत्रिक, क्रांतिकारी और कई बार हिंदू राष्ट्रवादी धारा से भी जुड़ा रहा है, उसे एक प्रमुख स्थान देकर राज्य शायद राष्ट्रीय पहचान की एक खास कथा को मजबूत कर रहा है। ये कथा सभ्यतागत विरासत और क्रांतिकारी भावना में निहित है, जैसा बंकिम चंद्र ने व्यक्त किया था। ये उस समकालीन फोकस के भी अनुरूप है जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन की सभी धाराओं के नायकों और प्रतीकों का सम्मान करने पर जोर दिया जा रहा है। ये गीत की भूमिका को याद दिलाता है, लाखों लोगों का युद्ध घोष। इसकी मुख्य तिथियां एक बार फिर से याद दिला दें। जरूर। रचना की अनुमानित तिथि 7 नवंबर 1875 यानी 150वीं वर्षगांठ। कांग्रेस में पहली बार गाया गया 1896। राष्ट्रगान के समान दर्जा मिला 24 जनवरी 1950। मैडम कामा द्वारा झंडे पर इस्तेमाल 1907। तो संक्षेप में ये सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्मृति और पहचान को सुदृढ़ करने का एक राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्य भी है। बिल्कुल। अब एथिक्स लिंकेजेस की बात करते हैं। आज की चर्चा से कुछ केस स्टडीज बन सकती हैं कि MMRY के अगले डिस्पर्समेंट, जो कल नवंबर 7 को होना है, के लिए कोई प्रशासनिक देरी ना हो और इसका व्यापक प्रचार भी सुनिश्चित करें। विपक्ष पहले ही EC में शिकायत कर चुका है। आपकी कानूनी टीम कहती है कि तकनीकी रूप से ये ऑनगोइंग प्रोग्राम है और MCC के लेटर का उल्लंघन नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि ये कोर्ट की स्पिरिट का उल्लंघन है और वोटरों को प्रभावित कर सकता है। क्लासिक दुविधा। तो सवाल क्या होंगे? सवाल हो सकते हैं 1. इस स्थिति में आपके सामने क्या नैतिक दुविधाएं, एथिकल डिलेमास हैं? 2. आपके पास कार्रवाई के क्या-क्या विकल्प, ऑप्शंस हैं, उनका मूल्यांकन करें। 3. आप कौन सी कार्रवाई करेंगे और क्यों? इसमें इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिसनशिप, करेज ऑफ कन्विक्शन जैसे मूल्य शामिल होंगे। और दूसरी केस स्टडी? दूसरी केस स्टडी बिलेम शिखर सम्मेलन से बन सकती है। मान लीजिए आप एक विकसित यूरोपीय देश के वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ वार्ताकार हैं। आपके प्रधानमंत्री ब्राजील की नई 125 बिलियन TFF में पैसा डालने को लेकर हिचक रहे हैं। आपके विश्लेषक इसे जोखिम भरा निवेश बता रहे हैं। आपका पहला कर्तव्य अपने देश के करदाताओं के पैसे की रक्षा करना, फिड्यूशरी ड्यूटी है। लेकिन राष्ट्रपति लुला आपसे मिलते हैं और कहते हैं कि अमीर देशों का योगदान दान नहीं, न्याय है। ये उनका ऐतिहासिक कर्ज, हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट है। वो CBDR को गैर परक्राम्य बताते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या सवाल बनेंगे? सवाल हो सकते हैं 1. इस बातचीत में परस्पर विरोधी मूल्य और नैतिक विचार, कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज एंड एथिकल कंसिडरेशंस क्या है? 2. आप अपने प्रधानमंत्री को कैसे सलाह देंगे कि वो ऐतिहासिक जिम्मेदारी और वर्तमान वित्तीय कर्तव्य के बीच संतुलन कैसे बनाएं? इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, एनवायरमेंटल एथिक्स, CBDR, फिड्यूशरी ड्यूटी जैसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे। ये दोनों ही बहुत अच्छे केस स्टडीज हैं GS पेपर 4 के लिए। अब जल्दी से आज की चर्चा में आए। चर्चित स्थान, व्यक्ति, रिपोर्ट और पहलों को लिस्ट कर लेते हैं। स्थान: बेलेम ब्राजील, कोचीन केरल, बिहार, 121 निर्वाचन क्षेत्र जहां वोटिंग है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली। व्यक्ति: लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा, ब्राजील के राष्ट्रपति। रंगराजन R, MCC पर एडिटोरियल लेखक। जोहारान ममदानी, न्यूयॉर्क मेयर। जेम्स A रॉबिन्सन, अर्थशास्त्री, नोबेल विजेता। मनोज झा, RJD MP जिन्होंने शिकायत की। जस्टिस सूर्यकांत, सुप्रीम कोर्ट जज। रिपोर्ट: कानून, MoSPI पायलट सर्वे, SDG 16.1.4 पर, Representation of the People Act 1951, Section 53_2। पहल: पोत, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी TFF, प्रस्तावित UN क्लाइमेट चेंज काउंसिल, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना MMRY, INS इक्षक SVL। और आज के मुख्य आंकड़े एक बार फिर से दोहरा दीजिए। जरूर। बिहार चुनाव फेज 1,
121 सीटें, 3.5 करोड़ मतदाता, 51% युवा वोटर, 47% महिला वोटर, 9.9% युवा बेरोजगारी, 74.54 लाख प्रवासी 2011। जलवायु वित्त, TFFA, $125 बिलियन लक्ष्य, $25 बिलियन सार्वजनिक, $100 बिलियन निजी, $1 बिलियन ब्राजील का निवेश। रक्षा स्वदेशीकरण, INS इक्षक, 80% स्वदेशी, तीसरा SVL। शासन और डेटा, MoSPI सर्वेक्षण, 90% सुरक्षित, टेलीफोनिक, VS 69% व्यक्तिगत, VS 51% UN परिभाषा, SDG 16.14। MCC विवाद, MMRY, 10,000 अनुदान, 75 लाख लाभार्थी। संस्कृति, वंदे मातरम, 150वीं वर्षगांठ, 1875 रचना, जैन 24/1950 को समान दर्जा। ये आंकड़े महत्वपूर्ण हैं, इन्हें याद रखिएगा। अब बात करते हैं संपादकीय अंतर्दृष्टि की। पहला एडिटोरियल ब्राजील के राष्ट्रपति लूला का ही था COP30 पर। उसके मुख्य बिंदु क्या थे? हाँ, इन ब्राजील COP30 एंड द मोमेंट ऑफ ट्रूथ नाम से था। मुख्य तर्क था कि अच्छी मंशाओं का युग अब खत्म होना चाहिए। COP30 सत्य का COP बने, जहां भाषण नहीं, कार्य योजनाएं हो। बहुपक्षवाद में विश्वास बहाल करने की जरूरत है। मुख्य तथ्य और प्रस्ताव थे: अमेज़न में आयोजन का प्रतीकात्मक महत्व, CBDR गैर पराक्राम्य नींव है और संसाधन मांगना न्याय है, दान नहीं। अमीर देशों को अपना कर्ज चुकाना चाहिए। उन्होंने ब्राजील की कार्रवाई, वनों की कटाई आधी करना का भी जिक्र किया। TFFF निवेश कोष का प्रस्ताव रखा। ऊर्जा संक्रमण और सामाजिक जलवायु लिंक, भूख पर घोषणा की बात की और शासन सुधार के लिए UN क्लाइमेट चेंज काउंसिल महासभा से जुड़ा का प्रस्ताव रखा। और दूसरा एडिटोरियल था MCC पर, द मैलिएबल कोड ऑफ कंडक्ट। हाँ, रंगराजन आर का मुख्य तर्क था कि MCC का, खासकर सरकारी योजनाओं पर रोक वाले हिस्से का, पालन कम और उल्लंघन ज्यादा होता है। सत्तारूढ़ दल इसकी स्पिरिट का उल्लंघन करने के लिए सरल तरीके ढूंढ लेते हैं। मुख्य तथ्य: MCC की प्रकृति स्वैच्छिक, गैरकानूनी। लूपहोल, ऑनगोइंग प्रोग्राम्स। MMRY का केस स्टडी दिया कि कैसे ये स्पिरिट का उल्लंघन है। एक नया निम्न स्तर EC का रुख बताया, कानूनी बाध्यता के खिलाफ। लेखक की सिफारिश थी कि MCC के इस प्रावधान को खत्म कर दिया जाना चाहिए और इसका राजनीतिक निहितार्थ बताया कि ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस के तर्क को भी कमजोर करता है। चलिए अब जल्दी से आज की चर्चा से जुड़े कुछ प्रीलिम्स फैक्ट्स दोहरा लेते हैं जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा। 1. बेलेम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ब्राजील। ये COP30 से पहले हुआ। 2. कॉप ऑफ ट्रूथ किसे कहा गया? बेलेम शिखर सम्मेलन, COP30। 3. TFFF ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी क्या है? जलवायु वित्त के लिए निवेश कोष, $125 बिलियन लक्ष्य। 4. UN क्लाइमेट चेंज काउंसिल किसका प्रस्ताव है? ब्राजील का, महासभा से जुड़ा। 5. CBDR कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी किस सिद्धांत पर आधारित है? ऐतिहासिक जिम्मेदारी। 6. इक्षक क्या है? भारतीय नौसेना का सर्वे वेसल लार्ज, SVL। 6. इक्षक। 7. INS इक्षक में स्वदेशी सामग्री कितनी है? 80%। MMRY मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना किस राज्य की योजना है? बिहार। MCC लूप होल किससे संबंधित है? ऑनगोइंग प्रोग्राम्स के तहत वितरण। MCC लूप होल। 10. नोटा केस में RP एक्ट की कौन सी धारा चुनौती दी गई है? सेक्शन 53(2). 11. राइट टू वोट वर्सेस फ्रीडम ऑफ वोटिंग किस मौलिक अधिकार से जुड़ा है? आर्टिकल 19(1)(a). 12. SDG 16.1.4 क्या मापता है? रात में सुरक्षित महसूस करने का अनुपात। SDG 16.1.4 13. मॉस्पी सर्वे में UN परिभाषा में क्या खामी पाई गई? डिनोमिनेटर में उन लोगों को शामिल करना जो बाहर नहीं जाते। 14. जोरान मामदानी कहाँ के मेयर बने हैं? न्यूयॉर्क। 15. वंदे मातरम प्रदर्शनी किस उपलक्ष्य में? रचना की 150वीं वर्षगांठ। 15. वंदे मातरम प्रदर्शनी। 16. वंदे मातरम की रचना कब हुई? अनुमानित 7 नवंबर 1875। 15.
वंदे मातरम प्रदर्शनी। 17. वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान दर्जा कब मिला? 24 जनवरी 1950। 15. वंदे मातरम प्रदर्शनी। 18. 1907 में मैडम कामा के झंडे पर क्या लिखा था? वंदे मातरम। बेहतरीन, ये प्रीलिम्स फैक्ट्स बहुत काम आएंगे। अब मेंस के लिए आज के अभ्यास प्रश्न क्या हैं? पहला प्रश्न, GS2 पॉलिटी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC के स्पिरिट बनाम लेटर के उल्लंघन के मुद्दे का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। बिहार के हालिया उदाहरणों के संदर्भ में MCC की प्रभावशीलता को कैसे सुधारा जा सकता है? इसमें आपको MMRY का केस, लूप होल, EC की भूमिका और सुधार के उपाय लिखने होंगे। दूसरा, GS3 एनवायरनमेंट फाइनेंस ब्राजील द्वारा प्रस्तावित ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी TFFF जलवायु वित्त पोषण के पारंपरिक सहायता मॉडल से निवेश मॉडल की ओर बदलाव का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता है? इसके तंत्र, संभावित लाभ और जोखिमों का मूल्यांकन करें। इसमें TFF का मैकेनिज्म, ब्लेंडेड फाइनेंस, परफॉर्मेंस बेस्ड पेआउट और इसके फायदे नुकसान बताने होंगे। तीसरा, GS2 पॉलिटी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राइट टू वोट, सांविधिक और फ्रीडम ऑफ वोटिंग मौलिक नोटा सहित के बीच कानूनी अंतर पर चल रही बहस की व्याख्या करें। निर्विरोध चुनावों के संदर्भ में इसके क्या निहितार्थ हैं? इसमें दोनों अधिकारों का अंतर, केंद्र और याचिकाकर्ताओं के तर्क और सेक्शन 53(2) का प्रभाव समझाना होगा। और चौथा, GS23 गवर्नेंस SDGs डेटा संचालित शासन के महत्व पर प्रकाश डालें। MoSP के हालिया पायलट सर्वेक्षण SDG 16.14 पर के निष्कर्षों का उपयोग करते हुए सटीक डेटा संग्रह और परिभाषा में आने वाली चुनौतियों का वर्णन करें। इसमें डेटा गवर्नेंस का महत्व, MoSP सर्वे के नतीजे, UN परिभाषा की खामी और उसके प्रभाव बताने होंगे। ये चारों ही सवाल बहुत अच्छे हैं और आज की चर्चा को पूरी तरह कवर करते हैं। अब बारी है आज के क्विज की। तैयार है सब? पहला सवाल, बेलेम शिखर सम्मेलन के संदर्भ में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी TTF क्या है? A. संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित एक दान कोष। B. प्रदर्शन आधारित भुगतान वाला एक निवेश कोष। C. उष्णकटिबंधीय देशों के लिए एक कार्बन व्यापार बाजार। D. वनों की निगरानी के लिए एक नई शासन परिषद। इसका सही उत्तर है B. प्रदर्शन आधारित भुगतान वाला एक निवेश कोष। ये मिश्रित वित्त का उपयोग करेगा और संरक्षित पुनर्स्थापित वनों के प्रदर्शन के आधार पर भुगतान करेगा। बिल्कुल सही। दूसरा सवाल, निर्विरोध चुनावों में नोटा पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई किस कानूनी प्रावधान को मुख्य रूप से चुनौती देती है? A. संविधान का अनुच्छेद 324। B. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 भ्रष्ट आचरण। C. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 53(2) निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा। D. PUCL बनाम भारत संघ 2013 का निर्णय। इसका सही उत्तर है C. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 53(2). यही वह प्रावधान है जो निर्विरोध निर्वाचन की प्रक्रिया निर्धारित करता है, जिसे याचिकाकर्ता नोटा के अधिकार का उल्लंघन मानते हैं। एकदम ठीक। तीसरा सवाल, संपादकीय द मैलिएबल कोड ऑफ कंडक्ट बिहार की MMRY योजना का उदाहरण मुख्य रूप से क्या तर्क देने के लिए उपयोग करता है? A. MCC को कानूनी सजा के साथ सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। B. चुनाव आयोग का MCC को कानूनी रूप से बाध्यकारी न बनाने का विरोध करना सही है। C. सत्तारूढ़ दल MCC की स्पिरिट का उल्लंघन करने के लिए ऑनगोइंग प्रोग्राम्स जैसे लूप होल्स का उपयोग कर रहे हैं। D. मतदाताओं के लिए नकद हस्तांतरण योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसका सही उत्तर है C। लेखक का मुख्य तर्क यही है कि MMRY जैसे मामलों से पता चलता है कि कैसे तकनीकी लूप होल्स का इस्तेमाल करके MCC की मूल भावना का उल्लंघन किया जा रहा है। बहुत अच्छे। चौथा सवाल, हाल ही में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया इक्षक क्या है? A. एक परमाणु पनडुब्बी। B. एक स्वदेशी विमानवाहक पोत। C. एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल जिसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। या D. एक स्टेल्थ मिसाइल विध्वंसक। सही उत्तर है C। एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल लार्ज
जिसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। शानदार। और आज का आखिरी 5वां सवाल। MoSPI के पायलट सर्वेक्षण ने UN की SDG 16.1.4 अंधेरा होने के बाद सुरक्षित महसूस करना की परिभाषा में क्या मुख्य खामी पाई? ए, ये केवल पुरुषों की सुरक्षा की भावना पर केंद्रित है। बी, ये केवल टेलीफोनिक सर्वेक्षणों से प्राप्त डेटा पर बहुत अधिक निर्भर करता है। सी, ये उन उत्तरदाताओं को गणना के डिनोमिनेटर हर में शामिल करता है जो रात में बाहर नहीं जाते, लेकिन न्यूमरेटर अंश से बाहर रखता है, जिससे सुरक्षा का प्रतिशत कृत्रिम रूप से कम हो जाता है। डी, अंधेरा होने के बाद की परिभाषा बहुत अस्पष्ट और व्यक्तिपरक है। इसका सही उत्तर है सी। यही वो गणितीय या तार्किक दोष है जिसे मॉस्पी ने उजागर किया, जिसके कारण सुरक्षा महसूस करने वालों का प्रतिशत गलत तरीके से कम हो सकता है। बहुत खूब। मुझे उम्मीद है कि सभी ने क्विज एंजॉय किया होगा। अब आज के लिए एक विचार या कोट ऑफ द डे। हाँ, मैं फिर से डॉक्टर BR अम्बेडकर के उसी विचार को दोहराना चाहूंगी जो MC मुरी पर एडिटोरियल में भी था। संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ये निश्चित रूप से बुरा साबित होगा, क्योंकि जिन्हें इसे चलाने के लिए बुलाया जाता है वो बुरे लोग होते हैं। ये हमें हमेशा याद दिलाता है कि कानून और नियम अपनी जगह है, लेकिन उनका असली महत्व उन्हें लागू करने वालों की नीयत और क्षमता पर निर्भर करता है। किसी भी व्यवस्था की सफलता अंततः उसे चलाने वाले लोगों पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही कहा। एक बहुत ही प्रासंगिक विचार। तो चलिए आज की मुख्य बातों को एक बार फिर संक्षेप में दोहराते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। जरूर। आज हमने विस्तार से बात की MCC के स्पिरिट बनाम लेटर की दुविधा पर, बिहार की MMRE योजना और वहां के चुनावों में पलायन और आकांक्षा के मुद्दों पर। हमने सुप्रीम कोर्ट में नोटा और राइट टू वोट पर चल रही अहम सुनवाई के कानूनी पहलुओं को समझा। फिर हमने ब्राजील के बेलेम शिखर सम्मेलन और उसके क्रांतिकारी प्रस्तावों TFFF और UN क्लाइमेट चेंज काउंसिल को देखा और CBDR के महत्व को समझा। हमने भारतीय नौसेना के नए स्वदेशी जहाज INS इक्षक और रक्षा में आत्मनिर्भरता की बात की। हमने MoSPI सर्वे के जरिए SDG डेटा संग्रह की चुनौतियों और परिभाषाओं के महत्व को जाना, और अंत में हमने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ और उसके ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व को समझा। बहुत बढ़िया रिकैप। तो दोस्तों, मेहनत करते रहो, सिस्टम हिलेगा। और अगर आपको आज का ये सत्र, ये चर्चा अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। और हाँ, सुन लो UPSC को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप चाहें तो 299 रुपीस की नॉमिनल सी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस भी पा सकते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।